भारत और चीन के बीच पैंगोंग त्सो लेक के पास फिंगर 4 इलाके पर सबसे बड़ा तनाव खत्म हो गया। दोनों देशों के बीच 24 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत के बाद समझौता हो गया। समझौते के मुताबिक अप्रैल मई की स्थिति में दोनों सेनाएं पीछे हट गई। भारत की सेना ने फिंगर 4 से फिंगर 3 और फिंगर 2 के बीच अपनी स्थायी पोस्ट धन सिंह थापा बेस पर वापसी की, जबकि चीन की सेना फिंगर 4 इलाके से फिंगर 8 के पीछे अपनी पोस्ट सिरिजाप 2 पर लौट गई है। चीन की सेना ने अपने टैंक और युद्धक साजो सामान हटा लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस तनाव खत्म होने और पूर्वी लद्दाख में मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल होने की सूचना दी। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। समझौते के मुताबिक फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाके में पेट्रोलिंग के बारे में फैसला लेने के लिए भी दोनों देशों के कमांडर चर्चा करेंगे और तब तक कोई भी सेना इस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर भारत चीन विवाद पर सरकार पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सीमा पर सेना की शहादत का अपमान कर रही है। राहुल गांधी ने लिखा, नो स्टेटस को आंट, यानी शांति नहीं और तसल्ली नहीं। क्यों भारत की सरकार अपने क्षेत्र को यूं ही गवाकर सेना के जवानों के बलिदान का अपमान कर रही है? मोदी सरकार और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी देश को ये नहीं बता रहे कि कब तक अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति की बहाली हो जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप का जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस हमेशा ही सेना पर सवाल उठाती रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत और बवाल और अब देश की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पर सियासी धमाल, खुद इनका जो है वो बंटाधार और इनका कबाड़ा और तबाही करेंगे। कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने आज संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया। लोकसभा में राहुल गांधी ने स्पीकर की अनुमति के बगैर ही किसानों की मौत पर 2 मिनट का मौन रखवाया। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। राहुल गांधी की इस हरकत से नाराज स्पीकर ओम बिरला ने सदन में इस तरह का व्यवहार उचित नहीं बताया। इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और कोई भी माननीय सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप बोल रहे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और ठाकुर नगर में रैली की। कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने जय श्री राम के नारे लगाए और ममता बनर्जी से पूछा कि पश्चिम बंगाल में नहीं तो क्या पाकिस्तान में जय श्री राम के नारे लगेंगे। जय श्री राम। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? कूच बिहार में अमित शाह ने बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई। इसी रैली में अमित शाह ने राजवंशी समुदाय की नारायणी सेना के लिए अर्धसैनिक बलों में एक अलग बटालियन बनाने का ऐलान किया। इसके बाद अमित शाह ने ठाकुर नगर में भी रैली की, जहां उन्होंने मतुआ समाज को जल्द ही नागरिकता देने का भरोसा दिया। जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार संभालेगी। ममता बनर्जी ने भी आज कोलकाता में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। मेरे को गाली दे सकता है लेकिन आप मेरे को इग्नोर नहीं कर सकता है, यही चीज है, ये आपको वो समझना चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आरोपी दीप सिंह सिद्धू से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट लाल किला में हुई हिंसा का वीडियो दीप सिंह सिद्धू को दिखाकर दूसरे दंगाइयों की पहचान कर रही है। क्राइम ब्रांच इसके साथ ही दीप सिद्धू के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और लैपटॉप की जांच कर रही है। दीप सिद्धू 26 और 27 जनवरी तक 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। खासतौर पर 26 जनवरी के कॉल रिकॉर्ड के जरिए दिल्ली पुलिस हिंसा में उसकी मौजूदगी साबित करेगी। पुलिस ने सिद्धू से पूछा कि वो अपने दोस्तों के साथ किस खास मकसद से दिल्ली आया था। सूत्रों के मुताबिक दीप सिंह सिद्धू की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच ने 100 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान कर ली है। पुलिस की पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच अब इकबाल सिंह और दीप सिद्धू को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने के बारे में विचार कर रही है। एनआईए ने पंजाब के मोगा में जिलाधिकारी के दफ्तर पर खालिस्तानी झंडे को फहराने के मामले में 6 खालिस्तानियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।
सभी आरोपी सिख फॉर जस्टिस नाम की खालिस्तानी समर्थक संस्था से जुड़े हैं। 14 अगस्त 2020 को इंद्रजीत सिंह, जसपाल सिंह और आकाशदीप सिंह ने मोगा के जिला अधिकारी के दफ्तर पर खालिस्तानी झंडा फहराया था। इतना ही नहीं, उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी फाड़ दिया था। तीनों खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और हरप्रीत सिंह की सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़े हुए थे। दफ्तर पर झंडा फहराने के बाद तीनों ने घटना की फोटो खींची, वीडियो बनाया और गुरपतवंत सिंह पन्नू को भेज दिया, जिसे उसने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। एनआईए को जांच में पता चला कि वीडियो भेजने के बाद इंद्रजीत और जसपाल को सिख फॉर जस्टिस से पैसे भी मिले थे। ट्विटर के दोहरे रवैये पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। आज लोकसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोशल मीडिया के जरिए भारत में फेक न्यूज या हिंसा फैलाई जाएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां भारत को लेकर दोहरा रवैया अपना रही हैं। वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर से 257 संदिग्ध अकाउंट बंद करने को कहा था। इसके बाद ट्विटर ने इन्हें पहले तो बंद किया, फिर अकाउंट को ओपन कर दिया था। ऐसे में अब सरकार स्वदेशी सोशल मीडिया कू को तरजीह देने के मूड में है। इससे पहले ट्विटर ने अपनी सफाई में कहा था कि उनकी पॉलिसी हर नजरिए का सम्मान करती है और उनका इरादा किसान आंदोलन से जुड़े हर अपडेट को लोगों तक पहुंचाना था। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.